Hello students, today we are talking about cooling system for an IC engine. Well, we know that IC engine में air fuel mixture जब burn होता है तो वहां पर high amount of energy produce होती है and these high amount of energy is utilized to get the useful work. इन्हीं amount of energy से हमें useful work मिलता है. Out of the total amount of energy produced, only 30% energy is converted into useful work. टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है उसका 30% ही यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है. रेस्ट 40% ऑफ एनर्जी इज रिजेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस. एग्जॉस्ट गैसेस के पास भी कुछ एनर्जी होगी एंड द 40% ऑफ द एनर्जी इज रिजेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस. रेस्ट जो 30% ऑफ एनर्जी बची हुई है इन द फॉर्म ऑफ हीट वो रिजेक्ट की जाती है कूलिंग सिस्टम को. कूलिंग सिस्टम. व्हाई वी नीड एन कूलिंग सिस्टम इनसाइड द आईसी इंजन. देखिए आईसी इंजन में जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 2500 डिग्री सेल्सियस. मींस जब इंजन कूल है ठंडा है तो उस टाइम पर इंजन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है. बट जब इनसाइड द इंजन सिलेंडर फ्यूल बर्न करता है तो ड्यू टू बर्निंग ऑफ द फ्यूल हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो इनसाइड द इंजन सिलेंडर टेम्परेचर रीच कर जाता है 2500 डिग्री सेल्सियस तक. तो ऑलवेज देयर इज अ टेम्परेचर वेरिएशन इनसाइड द इंजन सिलेंडर. टेम्परेचर वेरी करता रहता है. तो ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएटेड इनसाइड द इंजन सिलेंडर. और हमें पता है कि जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा तो देयर इज ए थर्मल स्ट्रेसेस means there is a thermal stresses which is set up inside the IC engine due to the temperature difference. तो ये टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो थर्मल स्ट्रेसेस भी उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होंगी. तो यहाँ से थर्मल स्ट्रेसेस क्या इफेक्ट डालेगी. थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से जो सिलेंडर वाल्व्स है, पिस्टन है, सिलेंडर है, वहां पर क्रैक आना शुरू हो जाएगा. मींस अल्टीमेटली जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की वो डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से सिस्टम फेल होने के चांसेस हैं. तो यहाँ से हमें थर्मल स्ट्रेसेस को रिड्यूस करना है. टेम्परेचर का वेरिएशन जितना हो मींस टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही थर्मल स्ट्रेसेस भी कम होंगी. सो वी नीड ए कूलिंग सिस्टम सो दैट जो टेम्परेचर हाई पहुंच रहा है, जो टेम्परेचर वेरी कर रहा जाता है उसको हम मिनिमाइज कर सकें. ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इनसाइड द आईसी इंजन, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मटेरियल अपनी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है. means strength of the material decrease whenever there is an increase in temperature. तो जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मटेरियल अपने उसके स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा. तो टेम्परेचर को हमें यहाँ पर रिड्यूस करना होता है which is done with the help of a cooling system. Also जो lubricating oil है, lubricating oil, the function of the lubricating oil is to lubricate the various parts of the IC engine. parts को lubricate करना है so that there is a less wear and tear, there is less friction between the parts. But हमें पता है कि अगर inside the engine टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो चांसेस है कि lubricate oil बर्न हो जाए. lubricate oil बर्न होगा तो वियर और टीयर पार्ट्स का स्टार्ट हो जाएगा. मींस वहां पर पार्ट्स के ऊपर कार्बन डिपॉजिट्स हो जाएंगे ड्यू टू बर्निंग ऑफ द lubricating oil. कार्बन डिपॉजिट हो गए, जब ये बर्न होगा तो वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होंगी जिसकी वजह से पार्ट्स वगैरह में वियर और टियर होना स्टार्ट हो जाएगा. सो वी नीड ए ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिमिट इनसाइड द आईसी इंजन सो दैट जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो बर्न ना हो. तो हमें जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है वो कूलिंग सिस्टम के अरेंजमेंट से ही मिलेगी कि जो इनसाइड जो इंजन सिलेंडर है वो अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज में ही रन करें. ऑल्सो हमें पता है कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अगर इनसाइड द आईसी इंजन टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी इंजन की. मींस जितना एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आना था इनसाइड सिलेंडर उतना नहीं आएगा which results in a decrease in volumetric efficiency. also the thermal efficiency है वो भी इंजन की डिक्रीज हो जाएगी. तो हमें यहाँ पर एक सुटेबल कूलिंग सिस्टम अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा सो दैट these disadvantages
is reduced, disadvantage are removed. Also अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एग्जॉस्ट वाल है उसके ओवरहीट होने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर एग्जॉस्ट वाल ओवरहीट होगी मींस वहां पर प्री इग्निशन ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर टेक्स प्लेस, प्री इग्निशन हो सकता है एयर फ्यूल मिक्सचर का। ऑल्सो डेटोनेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी हाई होती है जब इनसाइड द इंजन सिलेंडर जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। देयर इज आल्सो सम डिसएडवांटेज ऑफ ओवरकूलिंग, मींस अगर हम कूलिंग कर रहे हैं और ओवरकूलिंग कर दे तो ओवरकूलिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं इनसाइड द इंजन सिलेंडर। मींस हमें यहाँ पर कूलिंग सिर्फ 30% ऑफ द एनर्जी को रिमूव करने के लिए करनी है, इतनी परसेंट ऑफ एनर्जी को रिमूव करनी है। अगर हम इससे ज्यादा एनर्जी को रिमूव कर देंगे, मींस इससे ज्यादा एनर्जी को रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कूलिंग सिस्टम, तो देयर इज आल्सो सम डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस कैसे होंगे, देखिए जैसे ओवर कूलिंग कर दे तो ओवर कूलिंग की वजह से उसने ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को उसने रिमूव कर दिया। मींस जो हमें वहां पर यूजफुल वर्क मिलना था वो अब उतना वर्क नहीं मिलेगा, मींस एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर कूलिंग सिस्टम को उसने सिर्फ 30% ऑफ द एनर्जी को रिमूव करना है। ऑल्सो एट स्टार्टिंग कंडीशन जब इंजन ठंडा होता है, इंजन कूल होता है, एट दैट टाइम हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन अगर उस टाइम पर अगर हम कूलिंग प्रोवाइड कर दें, कूलिंग प्रोवाइड कर देंगे तो जितनी भी हीट अंदर डेवलप होगी मींस ड्यू टू कंबशन ऑफ द फ्यूल, वो सारी कूलिंग सिस्टम अपने साथ कैरी करके ले जाएगा, क्योंकि वहां पर कूलिंग हमने प्रोवाइड कर दिया स्टार्टिंग पे। मींस हमें एट दैट टाइम जब इंजन को स्टार्ट करना होता है तो इंजन ऑलरेडी ठंडा होता है, टाइम हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हमने फिर भी उसको कूल कर दिया तो जितनी भी हीट अंदर प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू कंबशन ऑफ द फ्यूल वो कूलिंग सिस्टम अपने अंदर कैरी करके ले जाएगा, और इनसाइड द इंजन सिलेंडर जो एनर्जी प्रोड्यूस होनी थी वो उतनी नहीं होगी। मींस जो यूजफुल वर्क के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी, थर्मल एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। सो एट स्टार्टिंग हमें कूलिंग सिस्टम को अवॉइड करना होता है। ऑल्सो जब जो फ्यूल होता है उसके अंदर सल्फर होता है, मींस जो फ्यूल है उसके अंदर सल्फर है, there is sulfur present inside the fuel। तो जब ये सल्फर है और जब ये कंबशन होता है इनसाइड द इंजन सिलेंडर वो ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट पर आता है, ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट पर आता है तो SO3 फॉर्म होता है। SO3 फॉर्म होता है, जब ये SO3 वाटर वेपर्स के साथ में कांटेक्ट पर आएगा तो H2SO4 के नाम से एक एसिड क्रिएट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड लो टेम्परेचर पर कंडेंस होने के इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। मींस जब इनसाइड द इंजन सिलेंडर लो टेम्परेचर है और उस टाइम पर भी हमने कूलिंग दे दी तो इनसाइड इंजन सिलेंडर कूल हो गया। तो दैट्स व्हाई जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है वो कंडेंस हो जाएगा, और एसिड कंडेंस होकर जब सिलेंडर हेड पर या फिर पिस्टन पर जाकर गिरेगा तो वहां पर वियर टियर होगा, वहां पर कोरोजन होगा। तो एट लो टेम्परेचर हमें कूलिंग सिस्टम को अवॉइड करना पड़ता है, सो दैट क्योंकि कूलिंग सिस्टम अगर लो टेम्परेचर पर हम देंगे तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट कोरोजन टेक प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम। द फर्स्ट टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज द एयर कूलिंग। इन एयर कूलिंग वी यूज एयर एज द वर्किंग मीडियम, एयर की हेल्प से कूलिंग की जाती है। एयर कूलिंग ज्यादातर यूज की जाती है जो लाइट व्हीकल्स होते हैं जैसे स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल्स होंगी। ऑल्सो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर फील्ड में भी एयर कूलिंग यूज की जाती है, जहां पर इंजन का वेट हमें ज्यादा इंक्रीज नहीं करना होता है। जैसे अगर वाटर कूलिंग करेंगे तो वाटर कूलिंग से जो इंजन का वेट है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जहां पर हमें लाइट वेट की जरूरत पड़ती है तो वहां पर हम एयर कूलिंग का यूज करते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट में हमें इंजन का वेट ज्यादा इंक्रीज नहीं करना होता तो वहां पर हम एयर कूलिंग का यूज करते हैं। तो एयर कूलिंग कैसे वर्क करता है, देखिए हमें पता है कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। हीट ट्रांसफर डिपेंड अपॉन द एरिया, मींस अगर मैं एरिया को इंक्रीज कर दूं तो हीट ट्रांसफर भी इंक्रीज हो जाएगी। विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया हीट ट्रांसफर इज आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पर जो सिलेंडर है वहां पर एक एक्सटेंडेड सरफेसेस लगाए गए हैं, दीज एक्सटेंडेड सरफेसेस कॉल्ड एज द फिन्स। इनको हम फिन्स कहते हैं। Fins are the extended surface which is provided to the cylinder, सिलेंडर पर प्रोवाइड की जाते हैं एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर। तो जैसे ही एयर इन एक्सटेंडेड सरफेसेस के ऊपर से फ्लो करेगी मींस ये एयर अपने साथ हीट को कैरी करके ले जाएंगी।
मीन्स हमने फिन्स की हेल्प से क्या किया है, हमने फिन्स की हेल्प से एरिया को इंक्रीज कर दिया है। एरिया को इंक्रीज कर दिया है तो इस एरिया से जब एयर फ्लो करेगी तो वो अपने साथ ज्यादा हीट को कैरी कर कर ले जाएगी। तो दिस इज द मेन वर्किंग ऑफ एन एयर कूलिंग सिस्टम की एयर कूलिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। ऑल्सो जो फिन्स के बीच में गैप है, मींस इंटर स्पेसिंग बिटवीन द फिन्स, और जो फिन्स की लेंथ है ये इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एयर कूलिंग हो रही है वो कितनी इफेक्टिव हो रही है। नाउ व्हेन द स्पेस बिटवीन द फिन्स इज मोर, मींस यहाँ पर जो दो फिन्स के बीच में जो स्पेस है अगर वो ज्यादा होगा तो यहाँ से ज्यादा एयर फ्लो करेगी, मींस यहाँ पर जो हीट को कैरी करके लेके जाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा एयर फ्लो करेगी। मीन्स हमें गैप को मेंटेन करके रखना पड़ता है कि कितना गैप इनके बीच में हो, और अगर यहाँ पर गैप आपने बहुत कम कर दिया मीन्स यहाँ से अब कम एयर फ्लो करेगी और वो एयर ज्यादा हीट अप होगी क्योंकि कम एयर फ्लो हो रही है और वो अपने साथ हीट को कैरी करके ले जा रही है। मीन्स हीट का जो अगर स्पेस कम होगा तो एयर ज्यादा हीट अप होगी, और अगर स्पेस ज्यादा होगा तो कूलिंग एयर जो हीट अप होनी है वो कम हीट अप होगी। तो यहाँ पर ये डिजाइन के बेस के ऊपर है कि हम फिन्स का डिजाइन कैसे रखें कि फिन की लेंथ कितनी रखनी है और फिन के बीच में स्पेस कितना रखना, सो दैट वी गेट ए गुड कूलिंग इफेक्ट हियर। So this is the main working of a air cooling system.